सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम नाज़रीन, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। ये आखिरी वाला लतीफ़ा जो था, इस पर आपने अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए कान नहीं धरने, घबराना नहीं वाला। मैं आपको एक संजीदा किस्म के लतीफ़े की जानिब लिए चलता हूँ और ये उसी मुल्क का अहवाल है जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वज़ीर-ए-आज़म ने सही, मेरे वज़ीर-ए-आज़म के अलावा मेरे पिछले साबिक़ा दौर के भी वज़ीर-ए-आज़म, सुदूर और बहुत सारे लोग, क्योंकि हम लोग हुक्मरान हमेशा इम्पोर्ट करने के आदी रहे हैं, वो पढ़ पढ़ा करके आते रहे और हमें इंसानी ज़िंदगी हमारी जो है वो उसके मामलात को आगे पीछे करते रहे। मैं किस मुल्क के अहवाल की बात कर रहा हूँ, ज़रा लूप की सूरत में, बल्कि वो वीडियो मौजूद है यार, वो वीडियो दिखाओ जिसमें वो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के कान खींच रहा है, उसकी एक राय। What do you mean there's no press here? Who are these people? Then it came down to this war here. It took us 2 hours to work on it. That's just not acceptable. That is just not acceptable, isn't it? I mean, would you like that for your children? जिस जमहूरियत के भूत से हमें डराया जाता है, वो जमहूरियत हमने इधर उधर से ही मस्तार ली है। ये एक रियाया थी जो अपने वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर गरज बरस रहा था, और वो भी उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था जहां उस मुल्क के एक आम शहरी को उसके बच्चे को प्रॉपर केयर बकौल शहरी के नहीं मिली थी। वो ये कह रहा था कि आप यहाँ पर प्रेस कवरेज के लिए आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मौसूफ ने तरदीद फरमाई तो उसने मीडिया रिपोर्टर्स की जानिब इशारा दे करके कहा कि फिर ये क्या है। फिर उसने ये पूछा कि क्या आपके बच्चों के लिए भी इसी तरह के बंदोबस्त इंतजामात वगैरह हैं, आप पसंद करेंगे कि आपके बच्चों को भी इसी तरह से निगलेक्ट किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म मौसूफ का जवाब था नहीं। लेकिन इस पूरे अरसे में अगर आप देखें तो वज़ीर-ए-आज़म मौसूफ नाफ के बल झुके हुए अपनी रियाया को पसंद करने की कोशिश करते नजर आ रहे थे। ये है वो जमहूरियत, ये है वो जमहूरियत। इन दोनों में अगर मैं आवाज़ बंद कर दूं तो आप वज़ीर-ए-आज़म की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। मुझे तो ये उल्टे हाथ वाला टी शर्ट वाला आदमी वज़ीर-ए-आज़म लग रहा है जो एक मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के सर पर इस तरह से चपते रसीद कर रहा है कि जैसे वो इसका ज़ाती मुलाजिम हो। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान में आप इसका 5% कर सकें? वज़ीर-ए-आज़म इतनी सुनेगा आपकी? वज़ीर-ए-आज़म छोड़ दीजिए, किसी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई काउंसिलर इतनी बात नहीं सुनता। लेकिन फिर भी हमें जमहूरियत पाकिस्तान ही की अजीज़ है। आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे तब्दीली सरकार की नई मुश्किलात खड़ी हो गई। ये तमाम लोगों से निमटने के बाद फाइनली तब्दीली सरकार ने चलते चलते इखलाकन मीडिया को छेड़ा और मीडिया ट्रिब्यूनल कायम करने का एक शोशा छोड़ा गया। इमरान खान साहब इस हवाले से ऑन रिकॉर्ड हैं, एक बयान भी हमने इस पर अपने प्रोग्राम में शामिल किया था लास्ट टाइम। उन्होंने काफ़ी मीडिया के रोल को क्रिटिसाइज़ किया था और मीडिया को दुरुस्त गाइडलाइन फराहम करने के हवाले से कुछ ट्रिब्यूनल वगैरह का इंदिया दिया था। ये बात इतनी सादा नहीं थी। APNS ने फ़ौरन इस मामले को टेकअप कर लिया। आरिफ निज़ामी साहब ने फ़ौरन इस मामले को टेकअप किया। कुछ इजलास वगैरह भी हुए और अब चूँकि APNS ने दीगर सहाफ़ती तंजीमों को भी ऑन बोर्ड ले लिया है, APNS समेत तमाम सहाफ़ती तंजीमें डट के खड़ी हो गई हैं, इसलिए उल्टी आंतें हुकूमत के गले पड़ गई हैं। और अब वो हुकूमत जो यकतरफ़ा रऊनत भरे ऐलानात करती फिर रही थी मीडिया ट्रिब्यूनल के, अब वजाहतें पेश करती फिर रही है। अल्लाह कसम मौला कसम टाइप बयानात आने शुरू हो गए हैं। मोहतरमा फिरदौस आशिक आवान साहिबा फरमाती हैं, मीडिया ट्रिब्यूनल के मामले पर हतमी फैसला नहीं हुआ, फैसला तमाम सहाफ़ती और इदारती अंजुमनों की मशावरत से किया जाएगा। सहाफ़त पे मुझे याद आया, आज एक अखबार ने रिपोर्ट किया है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि हमारे मुल्क में आज़ादी इजहार पर मीडिया पर कदगन है। वो ये बता रहे थे कि मुझे इल्म है कि केबल ऑपरेटर्स के ज़रिए मुख्तलिफ चैनल्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उनका हुक्का पानी बंद किया जाता है। उन्होंने ये भी फरमाया कि हुकूमत को कोई इख्तियार नहीं कि हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को जबरी तौर पर भर्ती करे, बरतरफ करे या इश्तिहारात की तकसीम के मामले को एज ब्लैकमेलिंग टूल इस्तेमाल करे।
काजी फ़ायज़ ईसा साहब शायद महज़ब ममालिक की बात कर रहे थे, हमने अपने दिल पे ले ली, न जाने क्यों। दूसरी एक खुशकुन हुकूमत के लिए लेकिन हमारे लिए नाटका बंद कर देने वाली खबर यह है कि अब तब्दीली की हवाओं ने मीडिया इंडस्ट्री के बाद मुल्क की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का रुख कर लिया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हज़ारों वर्कर्स बैक जुम्बिश कलम फारिग कर दिए गए हैं और वजह यह बताई गई है, वजह भी जेन्युइन है। गाड़ियों की पैदावार 5000 गाड़ियां इस वक्त बिलतरतीब 3 से 5000 गाड़ियां बनी तैयार खड़ी हैं, मार्केट में खपत नहीं है क्योंकि पैदावारी लागत में इजाफा हो चुका है। वो गाड़ी जो कल 20-25 लाख रुपए में मिलती थी अब इखलाकन 40-45 लाख रुपए में आपको आराम से मिल जाएगी। अटलस, होंडा और टोयोटा मोटर्स ने अपने मुलाजमीन को, हज़ारों मुलाजमीन को फारिग किया है। जुज़वी पैदावार की जुज़वी बंदिश 50% बंदिश कर दी गई है और यह बहरान इतना शदीद है कि इंसाइडर्स का कहना है कि अगर इस बयान में, अगर इस बहरान की तरफ तवज्जो न दी गई, जो कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह नहीं दी जाएगी क्योंकि अभी एहतसाब, हुकूमत, अपोजिशन की गर्दन मरोड़ना, अपने लोगों को बहुत सारे मामलात हैं, तो ये बहरान जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेगा और खुदा न खास्ता चंद हज़ार मज़ीद घराने बेरोज़गारी का, फाकामस्ती का शिकार हो जाएंगे। ताहम अच्छी खबर यह है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए पुरज़्म है। अटलस, होंडा और टोयोटा मोटर्स के हज़ारों मुलाजमीन को रोता बिलकता छोड़ करके वो कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए अमेरिका जा पहुँचे हैं। अल्लाह ताला मेरे वज़ीर-ए-आज़म का इक़बाल बुलंद करे। 2 नवाफिल वाजिब हुए उनकी तवील उम्री के लिए। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, इससे पहले कि मैं उनका रहूँ, मैं एक मुख्तसर सा आर्टिकल, उसका कुछ अहवाल आपकी खिदमत में पेश करूंगा और फिर उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे। रऊफ़ क्लासरा साहब आज लिखते हैं, वारिस की तलाश नामी आर्टिकल है। फरमा रहे हैं इजलास शुरू हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्हें शदीद तशवीश है कि उनके वज़ीरों के खिलाफ झूठी खबरें छापी जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ मवाद छप रहा है। पैमरा बेकार इदारा बन चुका है, रोज़ाना वज़ीरों के खिलाफ खबरें छप रही हैं, जिसका जो जी चाहता है छाप देता है। बहस का रुख फिर पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ मुड़ गया। वज़ीर-ए-आज़म को ख्याल पसंद आया कि सब इख्तियारात एक ही अथॉरिटी को देकर टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया, अखबारात सबको मीडिया ट्रिब्यूनल्स के जरिए सजाएं दी जाएं। उस पर फैसला हुआ कि फौरी तौर पर पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 में तब्दीलियां की जाएंगी और नए मीडिया ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे। जो वज़ीरों की तरफ से फाइल की गई, दोबारा सुनिए, जो वज़ीरों की तरफ से फाइल की गई शिकायतों पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया को, सहाफ़ियों और एंकर्स को सजा सुना सकेंगे। ये लोग मुल्क पर हुक्मरानी करना चाहते हैं, लूट मार करना चाहते हैं, लेकिन अपनी जवाबदेही के लिए तैयार नहीं। बहरहाल मीडिया तैयार है। जनरल मुशर्रफ के दौर की वापसी है जब हुकूमत के खिलाफ खबरें नहीं छप सकती थीं। अगर छापते थे तो चैनल बंद कर दिया जाता था या सहाफ़ी नौकरियों से फारिग हो जाते थे। सोचता था कि नए लोग आएंगे, कुछ नई शुरुआत होगी, कुछ नया होगा, मगर मंगल के रोज़ काबीना इजलास की दस्तावेजी कार्रवाई पढ़ने के बाद दिल बुझ सा गया है। ये सब बादशाह हैं, सब लूट मार करना चाहते हैं, लेकिन आखिर में मैं कनेक्ट करूँगा उसे, आपने घबराना नहीं है दमे आखिर तक, इल्ला कि आपको एक गुस्साल, दोबारा कह रहा हूँ, इल्ला कि आपको एक गुस्साल तख्ते पर लिटाकर आप पर चंद डोगे पानी बहाए और उसके बाद आपको ले जा करके अल्लाह रसूल का नाम लेकर के किसी ज़मीन में गाड़ आया जाए। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब, हमारे पुराने मेहरबान हैं, मुझे जानते बूझते ये ख़तरा हर दफ़ा मोल लेते हैं। इनकी बर्दाश्त को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम सिद्दीकुल फ़ारूक साहब, ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने शो में एक मरतबा फिर ज़ोरदार तौर पर जी आया नू वेलकम कहते हुए मैं जाऊँगा, अल्लाह आपको नेकी दे, फिरदौस शमीम नकवी साहब की तरफ। हुजूर वाला कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मुझे बताइएगा, एक आम आदमी कहता तो चलो समझ में आ रही थी, ये रऊफ़ क्लासरा ने कहा चलो झूठ बोल रहे होंगे, हो सकता है, मान लेते हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को भी गलतफहमी हो गई है कि मीडिया पर कदगन है, सहाफ़ियों की भर्ती, जबरी बरतरफी वगैरह हो रही है, इदारों के हाथ नाक कान मरोड़े जा रहे हैं, उनको इश्तिहारात के ज़रिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये सब तो आपके ख्याल में वो जो आप लोग बताया करते थे, मुझे नहीं पता, वो जो चोर हुकूमतें थीं, डाकू हुकूमतें थीं, वो करती थी ना। आप तो खुद मतलब सोशल मीडिया की पैदावार हैं, आप लोग तो खुद सोशल मीडिया के जरिए बरसरे इक़्तिदार में आए हैं, उसके बाद फिर मतलब उसी मीडिया के हाथ नाक पान मोड़ना। जी जी, नूरुल आरिफीन साहब, हुजूर वाला,
मैं नूरुल आरिफीन साहब, अगर तज्जिया करने और कुछ मौका दे दें तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन भी सुना और बहुत सारी चीज़ें सुनी जिसके ऊपर मुझे आज हैरानी हुई कि मैं समझता था कि आप रिसर्च करके बैठते हैं और बाकायदा रिसर्च के तहत करते होंगे, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ माजी में जो आप जानते ही हैं कि एक ऐसे ग्रुप से रहा है जो कि गाड़ियाँ बनाता है और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनाता था, टोयोटा से रहा है। तो मुझे कार इंडस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ सूरत हाल है और मेरे दोस्त हजरात सब लोग उस इंडस्ट्री में हैं और मुझे काफ़ी कुछ पता है। लेकिन पहले मीडिया के ऊपर आते हैं। देखिए, दो चीज़ें आपने एक साथ कही। एक तो कि वज़ीरों के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसके ऊपर बात की जाए। तो मुझे जहाँ तक पता है कि जो वज़ीरों पे क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये हो रहा है कि इन लोगों का ताल्लुक़ रहा है उन लोगों के साथ जिनको आजकल कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं या किसी चीज़ का फ़ायदा हुआ है। रज़ाक दाऊद साहब के ऊपर GIDC और नदीम बाबर साहब पे GIDC के चार्जेस के ऊपर बात हुई। अगर इस पूरे चीज़ें को एनालाइज करें तो GIDC जो लगा वो लगा आसिफ अली जरदारी साहब के ज़माने में, नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में, और इसके एक हिस्से पे फ़ैसला आया, एक हिस्से पे फ़ैसला नहीं आया। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस फैसले पे GIDC के पहुँचे थे उसमें दो सूरत हाल निकलती है। एक इंडस्ट्री एहतजाज कर रही थी कि GIDC जो है वो गलत लगा है, उसके लिए वो कोर्ट में गए, ठीक है। अब अगर दोबारा हम जैसे कि कोर्ट में जा रहे हैं तो अब फैसला दो सूरत हाल में होगा कि कोर्ट कह देगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट सही हैं तो हुकूमत को जो 50% रेवेन्यू मिलने की उम्मीद हो गई थी उनके साथ सेटल करने में वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये GIDC पूरा लग गया और उन्हीं ने तो लीगैलिटी पे बात करनी है, उन्हीं ने प्रैक्टिकलिटी और प्रैग्मेटिज्म पे नहीं जुडिशरी ने बात करनी, उन्हीं ने सिर्फ लीगैलिटी के नुक्ते पे। तो इंडस्ट्री के ऊपर वो बोझ एडिशनल डल जाएगा जो वो देना नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो कोर्ट में गए थे, ठीक है। इसके अंदर ये कहना कि जी किसको फ़ायदा पहुंच रहा है किसको नहीं पहुंचा, ना तहरीक इंसाफ ने लगाया था। तहरीक इंसाफ तो एक पुराने केसेस को सेटलमेंट करने के लिए 50-50 है। जैसे ही प्रेशर आया इस वाली की बात के कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमने कहा कोर्ट में चले जाएंगे, दोबारा वहाँ से फैसला आ जाएगा। तो रज़ाक दाऊद नदीम बाबर साहब के ऊपर जो कुछ कहा गया और सब कुछ कहा वो अपनी जगह। दूसरा क्रिटिसिज्म आ रहा है अली जैदी साहब के ऊपर कि अली जैदी साहब के कोई दोस्त हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है किसी चीज़ का, शायद BRT का दिया हो या किसी और का पेशावर के अंदर, लेकिन वही साहब जो हैं इससे पहले माजी की हुकूमतों में नवाज़ शरीफ के दौर में भी और उनके दौर में आसिफ अली जरदारी के हुकूमत के लिए काम करते रहे। तो अगर उनकी फर्म में वो चीज़ें हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज़ डिस्क्लोजर। ना अली जैदी की वजारत में उनको कोई काम मिला है, ये तो नहीं हो सकता कि कोई काम करने वाला आदमी जो है क्योंकि उसका मुझसे ताल्लुक़ है वो काम छोड़ के घर बैठ जाए। तो मैं जहाँ तक सज़ा की बात है, जिस तरह आपने कहा है, सज़ा उसको मिलती है जो मुजरिम साबित होता है। शिकायत करने का हक़ हर किसी को होना चाहिए। अगर आप किसी वज़ीर के ख़िलाफ़ गलत ख़बर छापेंगे जिसमें कोई फैक्ट्स नहीं हो तो वो कौन सा दरवाज़ा खटखटाए। उसके लिए पैमरा के अंदर कहा है कि शिकायत लें, उस शिकायत के लिए पैमरा जो है जो भी अपना ट्रायल करना चाहेगी करेगी। गिल्टी होगा तो उस सहाफ़ी पे होगा, नहीं होगा तो कोई सज़ा नहीं होगी। ये जो आपने जो बयानिया दिया है कि वो तो ऐसे लगता है कि बस शिकायत पहुंचाई तो उस सहाफ़ी की गर्दन उड़ा दी जाएगी, मेरे ख्याल से ये दुरुस्त बात नहीं है। पैमरा को हटा के खुद APNS या कोई और भी कर ले मीडिया का, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। यही वो मीडिया है जिसने 4-4 महीने से अपने लोगों को, यही वो मीडिया है जो बगैर तनख्वाह के नहीं, मेरा आपका तवक्को, मेरा 1 मिनट का तकावा, एक मिनट मैं होंडा और टोयोटा के ऊपर बाद में आऊंगा सर, वो मेरा अगला मौजू है। 1 मिनट सर, आप मुझे बेरोजगार करने के मूड में यही वो मीडिया है जो बगैर थोड़ा सा तवक्को फरमाइएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं आपको बेरोजगार बिल्कुल नहीं करना चाहता, मैं होंगे भी नहीं। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप भी सर साबिक सहाफ़ी होने पर मेरा ख्याल है अब आपको फ़ख्र महसूस होता होगा। आप 2 नफिल पढ़ते होंगे शब की तन्हाई में,
2 नफिल आज भी पढ़िएगा कि आपकी जान छूटी इन सब मामलात से, क्योंकि इस वक्त सहाफ़ी होना ख़तरे से खाली नहीं है। आप लियारी गैंगवॉर के कारिंदे उस सूरत में तो आपकी ज़िंदगी की मतलब गारंटी है, लेकिन अगर आप कोई सहाफ़ी हैं तो आपकी रोज़ी रोज़गार की, आपके बीवी बच्चों की खैरियत की, आपकी जान माल की, इज़्ज़त व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की कोई गारंटी नहीं है। कई सहाफ़ियों को मैं जानता हूँ जो इस शोबे से मायूस होकर मुल्क छोड़ गए। कई सहाफ़ी इस शोबे में मौजूद रह कर के ज़िल्लत उठाने पर आमादा न थे, उन्होंने तर्क किया और अपना शोबा, अपना पेशा, और अब वो ज़ाती कारोबार, छोटी मोटी दुकान वुकान लेकर के, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। कैसा लगता है सर जब आपके सर पे ये तलवार अब नहीं रही और अब मुझ जैसे या दीगर लोग जो हैं वो इस ख़तरे से दो चार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नूरुल आरिफीन साहब। मैंने फिरदौस शमीम नकवी साहब को भी सुना। अगर, और ये मुझे इस पर फ़ख्र है कि मैं कोई 7-1 साल सहाफ़ी रहा हूँ, कालम निगारी भी की, सब कुछ सारे मराहिल से गुज़रा, अंग्रेज़ी उर्दू दोनों में मैंने जर्नलिज़म किया। इस वक्त जो सहाफ़ियों की तमाम तंजीमें हुकूमत के ऐलान और किसी और का कसूर नहीं है, इनकी जो मशीर हैं वज़ीर आज़म की फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उन्होंने जो कहा कि काबीना ने ये मंजूरी दे दी है, फिर कभी आगे पीछे हुई, तो उस पर जो सारी सहाफ़ती तंजीमें इकट्ठी हो गई हैं, तो ज़ाहिर है किसी एक आध को गलतफ़हमी हो सकती है, इन सब को ये गलतफ़हमी नहीं हो सकती। तो फिर इस हवाले से फिरदौस शमीम नकवी साहब जितना चाहें वो उसकी एक्सप्लेनेशन दें, उस बात को टोन डाउन करने की कोशिश करें, स्पिन डॉक्टरिंग करें। बात वो है कि जिन पर ज़द पड़नी है उन्होंने महसूस कर लिया है, और इस मुल्क में जैसा कि आपने कहा सहाफ़ी कत्ल भी हुए, सहाफ़ियों के रोज़गार, ये अभी तो इस 13 महीनों में कितने सहाफ़ियों के रोज़गार ख़त्म हुए हैं, कितने सहाफ़ी, कितने इदारों ने 50% से ज़्यादा लोगों को ले ऑफ कर दिया, तनख्वाहें कम हो गई, उनकी आमदनी कम हो गई। और बेरोज़गारी के हवाले से आपने जो कहा, एक मीडिया की बात और एक ऑटोमोबाइल की बात नहीं है। टेक्सटाइल कोई 40,000 गालिबन जो है लूम्स बंद हो गई हैं। हाउसिंग सेक्टर 30% से भी नीचे चला गया। सीमेंट की पैदावार देख लें, सरिये की खपत देख लें, फिर सरमायाकारी ना होने के बराबर हो गई है। आप चले जाइए समुंदर पार पाकिस्तानी की जो तरसीले ज़र थी, जो आ रहा था ज़र मुबादला, वो कम हो गया है। फ्लाइट ऑफ कैपिटल बढ़ गई है। आप देख लें डॉलर की कीमत को देख लीजिएगा। आप स्टॉक एक्सचेंज जो 54,000 से घटते घटते अब इस वक्त 28 और 31 के दरमियान वो मूव कर रहा है। ये है सूरत हाल। बेरोज़गारी जो है वो बढ़ गई है, 20 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, अभी कल जो IMF ने ऐलान किया है 5.8 GDP से 2.8, तो आधे से भी कम हो गया है। और स्टेट बैंक कह रहा है कि अभी 2 साल और मुश्किल के हैं। ये 13 महीने जो मुश्किल के हैं, अगर 2 साल मज़ीद मुश्किल के हो गए तो सहाफ़त क्या करेगी और ये बाकी क्या करेंगे, और लोगों को रोटी कहाँ से मिलेगी, और ये मामला कैसे चलेगा, ये मुल्क कैसे चलेगा, ये सारी बातें सामने रखनी हैं। तो इसलिए फिरदौस शमीम नकवी साहब, जो मेरे ख्याल में बिल्डर भी रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी मुतालिक रहे हैं, कारोबार को जानते हैं, तो ये सारा कारोबार हयात चलेगा कैसे। और फिर उसका एक है कि कुछ लोगों को जेल में डालो और कुछ लोगों की जो है वो आवाज बंद करो, जैसे आपने और कहा कि कुछ हमारे खिलाफ आए ना। स्टेट बैंक ने अभी कहा है कि जी 2 साल अगले जो हैं वो तकलीफ के हैं, उसके बाद ये पूरा जुमला ये था कि 2 साल के बाद आपको आदत पड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब की तरफ। हुजूर वाला एक खबर बता रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान दुनिया की मुतासिर कुन शख्सियात में शामिल। मेरा ईमान है कि ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन खबर आधी है, पूरी मैं कह देता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान की रियाया उनसे ज़्यादा मुतासिर है, तो उस मुतासिर शुदा रियाया के लिए, उसके ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए भी कुछ करें। ये 5,000 आदमी या 2,000 आदमी या 100 आदमी अगर बेरोज़गार हुआ मज़ीद, तो ये माँ सिवाय बंदूक उठाने के, ये चीना झपटी करने के, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बुराई की जस्टिफिकेशन हो नहीं सकती, लेकिन हुजूर वाला मतलब प्रायोरिटीज़ भी तो होती है ना इंसान की ज़िंदगी में। ये लोग अपने बच्चों को, बीवियों को कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से लिविंग लेंगे, क्या करेंगे, हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या है। आपसे बात करके अल्लाह का शुक्र है, आप माशाल्लाह इतनी मुतासिर कुन शख्सियत हैं, दिल चाहता है आदमी
अपना सर दीवार पे मार दे, अगर दीवार को मुतासिर होने का खदशा ना हो। क्योंकि आपसे बात करके लगता है कि मुल्क में तमाम तरफ शेर और बकरी एक घाट पे पानी पी रहे हैं, हर तरफ सब कुछ अच्छा अच्छा है। बस आपसे उस ऑप्टिशियन का नंबर चाहिए था जो वो हरी हरी चश्मे की ऐनक बना बना करके हुकूमती जोमा को दे रहा है। सर कुछ कहिए इससे पहले कि मैं बोलता ही चले जाऊं। मेरे ख्याल से जिसे कहते हैं ना, कुछ लोगों जितना लंबा आपने इंट्रोडक्शन दिया है ये तो मुझे 2 नफल पढ़ने पड़ जाएंगे, आप रुक गए, वरना मुझे पता नहीं था कि प्रोग्राम सिर्फ आप ही की गुफ्तगू पे ख़त्म ना हो जाए। देखिए बात सारी ये है, ये तो किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान किसी आसान वक्तों से गुज़र रहा है। सबसे पहला ऐलान ये किया गया कि मुल्क की मईशत जो है वो ICU में है जैसे ही हम आए, और जो कर्ज़ों का बोझ है वो इतना बढ़ चुका है कि इस मुल्क की मईशत के साथ सर्जरी करने की ज़रूरत है। जब सर्जरी किसी वक्त होती है, आपने एक छोटी मोटी सर्जरी तो शायद अपनी ज़िंदगी में कराई होगी, आप नौजवान आदमी हैं अभी, शायद ना पड़े और आइंदा भी ना पड़े, लेकिन मुझ जैसे आदमी ने भी एक आध सर्जरी से गुजरा है। जिस वक्त सर्जरी होती है वो क्यों की जाती है कि अगर वो सर्जरी नहीं की जाएगी तो मेरी तकलीफ़ और बढ़ जाएगी, तो इसलिए डॉक्टर हजरात कहते हैं कि सर्जरी करा लो, फ़ायदे में रहोगे। मैं सर्जरी कराता हूँ तो जब सर्जरी करता हूँ तो उसका अगले दिन ही अफाका नहीं होता, उसमें ज़ख़म में दर्द रहता है। मैं तो डायबिटिक पेशेंट हूँ तो मेरे ज़ख़म तो वैसे भी कम देर में हील होते हैं। इस मुल्क के ये ज़ख़म लगाया और उसके साथ सर्जरी करनी ज़रूरत थी। अगर ये सर्जरी नहीं की जाएगी तो इस जिस्म के अंदर कैंसर और बढ़ जाता, और वो कैंसर को ख़त्म करने के लिए आपने कैंसरस इश्यूज़ जो टिश्यूज़ थे उनको निकालना था। इसके वजह से मईशत को धचके पहुँचे हैं। मईशत को जो धचका पहुँचा है वो ख़ुद जानबूझ के पहुँचाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिवैल्यूएशन की गई, डिवैल्यूएशन जानबूझ के की गई, कहीं एक्सटर्नल नहीं हुई, ये आपका इंटरनल फैसला था, क्योंकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट $21 बिलियन था। उस $21 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के जो तरीक़ेकार इख्तियार किए गए वो 2 थे, ड्यूटीज़ बढ़ा दो और डिवैल्यू कर दो। डिवैल्यू करने के नॉर्मली अगर आप माहिरीन से पूछेंगे उसके 2 असरात होते हैं। आपकी मुल्क की चीज़ें जो हैं वो डॉलर में सस्ती हो जाती हैं, जब वो सस्ती हो जाती हैं तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी तो आमदन बढ़ेगी। अभी सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा कि टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बंद हुई हैं, लूम्स बंद हुई हैं। उनके लूम्स बंद होने की जो वजह हो वो मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि इसी स्टेट बैंक की फिगर्स ने कहा है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज। जब इंक्रीज हुई हैं तो बंद कैसे हुई मिले, यानी मकसद दोनों जब एनालिसिस कर रहा हो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में ले ऑफ हुआ है, मुझे उससे नहीं है, मैं उसकी वजूहात भी दे सकता हूं। मैं समझता हूं कि हुकूमत की पॉलिसी दुरुस्त है। सर ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इस मौजू पर मजीद तफसील से बात करेंगे। ऑफ होने का आपने एतराफ़ फरमाया है सर, मैं इसी पर कुर्बान जाना चाहता हूं। एक मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, अब एक पुरलुत्फ खबर आपसे शेयर करने जा रहा हूं। सियासत में आने का बहुत दिल चाहता है, ये कहना है शाहिद अफरीदी का। कहते हैं सियासत में आने का बहुत दिल चाहता है, काफ़ी पेशकशें होती रहती हैं, कुछ सोच रहा हूं। सर बात तो गलत नहीं है, जिस भंडारी किस्म की सियासत हो रही है और जो भंड दर भंड किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, अगर एक और भंडारी शामिल हो गया तो क्या है। वैसे भी ये कौम फैसल, वावडा, फवाद चौधरी, शहरियार अफरीदी और पता नहीं कितने अनमोल रतन है, सब उनको झेल तो रही है। तो अगर इस कश्ती में एक और अनमोल रतन सवार हो गया तो कौन सा हम डूब जाएंगे। वैसे भी हमें तो सानेहात की इतनी आदत हो चुकी है कि रहे नाम अल्लाह का। नहीं, पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अफरीदी साहब आए सियासत में। सियासत बज़ाते ख़ुद एक बड़ी मुक़द्दस चीज़ है, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह इल्म अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मीरास है, इसी तरह सियासत भी उन्हीं की मीरास है। सैयदना
दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे, अपने वक्त के हुक्मरान थे, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त के हुक्मरान थे, रियासत मदीना के सरबराह थे। तो जिस तरह उन्होंने अल्लाह के बंदों की खिदमत की है कि उनकी दुनिया भी संवारी, उनकी आखिरत भी संवारी, ये दर हकीकत सियासत है। बाकी जो इसमें गंद डाले उसे सियासत नहीं है, वो तो फिर गंद इब्लीसियत है। इसी तरह से सियासी पार्टी जो है, आप देखें सियासी पार्टी बज़ाते खुद इतना बड़ा इदारा है कि बसा औकात मुल्कों से बड़ा इदारा है। पाकिस्तान नहीं था मौजूद, मुस्लिम लीग बनी 1906 में ढाका में, करते कराते कायद आज़म अलैहिर्रहमत की सरबराही जब उसे मिली तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बना दिया अल्लाह ताला के बाद। तो मुल्क बनाया एक सियासी पार्टी ने। अगर कौमें ग़ुलाम हो जाएं किस अपनी गलतियों की वजह से, सियासी पार्टियां आज़ादी दिलाती हैं। अमेरिका को कितनी जगह से मार भगाया, सियासी जमातों ने मार भगाया। अब अगर अफ़गानिस्तान से निकलेगा तो पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ की जिस तरह की भी हैं वो मार मार के उसको निकाल रही हैं। इसलिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमें जहाँ सियासत, अभी आपने मिसाल दी थी बरतानिया की, बरतानिया में 400 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि एक तसलसल है, अमेरिका में तसलसल है, पाकिस्तान में 35-36 साल तो आमिर आ गए, 10 साल 13 साल 12 साल ये उन्होंने ले लिए, बाकी किसी को 2 साल दिए, किसी को 1.5 दिए, और जो कुछ होता है फिर वो आपको पता है। सर वो बात ठीक है, लेकिन ये जुज़वी सच है। 35 साल आमिर खा गए, 35 साल आशिर खा गए, उसके बाद नासिर खा जाएंगे, मतलब उसके बाद फिर मैं तो रह गया यहाँ सीटी बजाने के लिए। थोड़ा सा मतलब आप भी बहुत, आप पढ़े लिखे हैं। मेरी थोड़ी सी और बात सुन लें, आप बहुत माशाल्लाह, आइंदा भी आपके प्रोग्राम में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आएंगे। मैं अर्ज़ करूं कि ये आधा सच भी नहीं है और ये क्वार्टर सच भी नहीं है। सच यही है, अगर किसी मुल्क में आइनी जमहूरी तसलसल रहेगा, पार्लियामेंट के ज़रिए एहतसाब होगा, इदारों को बनने दिया जाएगा, लोग अपनी मर्जी से उखाड़ पछाड़ नहीं करेंगे जैसे अभी मीडिया के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें इंशाल्लाह नाकाम हो गए, तो फिर सियासत बड़ी पाक होती है और आवाम की खिदमत होती है, और खुदा करे पाकिस्तान में वही हो। दुरुस्त है। तो आए, शायद अफरीदी साहब भी आए, बिस्मिल्लाह। बस ठीक है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला, अब क्या कहूँ। खैर, फिरदौस शमीम नकवी साहब, हुजूर वाला इमरान खान साहब अमेरिका पहुँचे, लेकिन अमेरिका जाने से पहले सऊदी वली अहद से उनकी मुलाकात हुई, काफ़ी गर्मजोशी से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वो ख़बरें भी हमने देखी, इमरान खान साहब ने उम्रे की अदायगी भी फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत सारे और दीगर मामलात हैं। वो एक तस्वीर में देख रहा था जिसमें दोनों हुक्मरान मुआनका फरमा रहे थे, तो इमरान खान साहब ने कान में ही सही उनसे पूछ लिया था, वो जो 2000 आदमियों को रिलीज़ करने का लतीफ़ा सुना के गए थे, वो यहाँ उस वक्त के जिस वक्त यहाँ उनकी गाड़ी चला करके लेके आए थे खान साहब, और उसके बाद उन्होंने, शाह ने यहाँ बैठ करके लतीफ़ा सुनाया था सरकार की सरपरस्ती में कि मुझे सऊदीया में पाकिस्तान का सफ़ीर समझें। उसके बाद उस बयान को लेकर के वज़रा ले उड़े थे, फिर मीडिया पे बैठ करके गीत गाए गए थे। सर वो कहाँ हैं? 200 अफराद आदमी तो पाकिस्तान नहीं आए, क्योंकि अगर आए होते तो आप लोगों ने ज़िंदगी अज़ाब कर दी थी। अभी तक तो कोई 2.5 आदमी भी नहीं आया, कहाँ रह गए वो लोग? फिरदौस शमीम नकवी साहब, हुजूर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कुछ आपको आदात शुमार कर लीजिए। तो लोग तो आए हैं, कुछ रिलीज़ होके। जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। नूर हाफिज़ साहब, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। मैं कम से कम, आप उम्र में तो मुझसे छोटे हैं, मैं समझता हूँ कि आप जितनी शुस्ता ज़बान बोलते हैं और उर्दू जानते हैं, उसमें जब आप हिंदी के अल्फाज, पंजाबी के अल्फाज और गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं तो अफसोस होता है। मैं सिद्दीकुल फ़ारूक साहब ने जो कुछ आपने शाहिद आफरीदी के लिए कहा, उसकी नफ़ी में जो उन्होंने बात की, मैं पहले तो उनको इंडोर्स करता हूँ कि मैं सियासत और दीन इस्लाम में अलहदा नहीं है। सियासत आवाम की खिदमत का एक ज़रिया है, और हमारे दीन इस्लाम में हमें जिस सियासत को सिखाया गया है उसमें सबसे अहम चीज़ सच बोलना है। और कोशिश मैं पूरी करता हूँ कि 95% प्लस तो मैं यकीन है कि आपने मुझे आजमाया भी है। मैंने प्रोग्राम में जहाँ अपनी पार्टी को गलत पाया, एज एन इंडिविजुअल मैंने आपके प्रोग्राम पे भी उसमें एक्सेप्ट भी करता हूँ, क्रिटिसाइज़ भी कर लेता हूँ अपनी पार्टी को। कोई ऐसे उसमें बुरी बात नहीं है, सच बोलना ज़रूरी है। किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंसान को अपना किरदार भी सही रखना है,
मैं समझता हूँ सियासत में जितने लोग अच्छे हैं, जिनके पीछे फॉलोइंग है, कैरिज्मेटिक हैं, अगर वो आके अच्छी सियासत करें उनको वेलकम करना चाहिए। इस मुल्क में सियासतदानों की, अच्छे सियासतदानों की बेहद ज़रूरत है। दुनिया में कभी वैक्यूम एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सियासत